हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला में। तो दोस्तों, हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है जिसमें दृष्टि का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है यूपीएससी 2025 के लिए, उसमें डेली बेसिस पर 20 टेस्ट दिया जाता है और क्लासेस दी जाती है डेली प्रोग्राम के तहत। तो इतना पढ़ना है और उसके बेसिस पर टेस्ट होती है। ठीक है, तो उसी प्रोग्राम को हम आपके पास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर जो है 20 प्रश्न करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न को 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक तो स्टैटिक पोर्शन है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और एक है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों का जो है ना टेस्ट किया जाएगा। तो करंट अफेयर्स का टेस्ट 5 है, 5 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा और स्टैटिक पोर्शन का 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से एमसीक्यू रहेगा ये दोनों क्वेश्चन। इनके माध्यम से हम लोग जो है रिवीजन करते जाएंगे, और जो 2025 का एग्ज़ाम है उससे पहले हम लोग सारे टेस्ट को ख़त्म करके मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनमें हम वीडियो के अंत में आपको अगले दिन के लिए जो है बताएंगे कि अगला टेस्ट हमारा क्या होने वाला है, ताकि आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, एक बार रिवीजन कर सकें और इस पर जो है क्वेश्चन बना सकें। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स का है। उसमें कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो WPFI आया है 2024 का, कह रहा है कि उसके संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया हुआ है कि इसका प्रकाशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो विश्व प्रेस सूचकांक आता है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का जो आया है, उसका प्रकाशन कह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है इसमें कि इस सूचकांक में भारत जो है 180 देशों में 89वें स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा कथन तो गलत है। भारत जो है 180 देशों में 189वें स्थान पर, 89वें स्थान पर नहीं है। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है। पहला कथन कह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है यह प्रकाशन किया जाता है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा केवल एक, और दूसरा कथन जो है इसका गलत है। ठीक है, तो आता कितने नंबर पे है? ठीक है, तो आता है वो कितने नंबर पे भारत, वो देख लेते हैं हम लोग। तो WPFI जो है वह प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता है, जो पेरिस स्थित जो है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, एक NGO है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है। और विश्व भर में क्या करता है ये, तो सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और उसके संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है 2024 के रिपोर्ट में वो 180 देशों में 159वां स्थान है। ठीक है, काफ़ी खास्ता हाल है भारत का, भारत में प्रेस का 159वां स्थान दिया गया है भारत को। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला जो 3 स्थान है वो पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। ठीक है, तो नॉर्वे जो है इसमें प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, और स्वीडन जो है वो तीसरे स्थान पर है। ये शीर्ष 3 देश हैं जो WPFI 2024 की रिपोर्ट में दिया गया है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आती है वो कितने क्या मूल्यांकन करता है, तो 5 संकेतकों के आधार पर क्या करता है, यह देशों का मूल्यांकन करता है। इनमें जो संकेतक हैं वो है राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा स्थितियाँ। ठीक है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है वो सर्वे किया जाता है, और सर्वे में जो है पॉलिटिकल स्थिति देखा जाता है किसी देश का क्या है, जिसका प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या है, और वहाँ पर प्रेस को फ्री रखने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, समाज में प्रेस की क्या भूमिका है, ठीक है, पत्रकार की, और सुरक्षा स्थितियाँ क्या है कि किसी पत्रकार को कुछ हो जाता है या फिर सरकार से उसे कौन कौन से ऐसे आश्वासन मिलते हैं जो उससे सुरक्षा से संबंधित हो। ठीक है, तो इन पांचों के आधार पर जो है WPFI का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए आज चलते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है
कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो आईसीसी है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आईसीसी के संबंध में हम लोग को विचार करना है। रोम संविधि जो आईसीसी को क्षेत्राधिकार प्रदान करती है वर्ष 1998 में अपनाई गई तथा वर्ष 2002 में लागू की गई। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहता है कि भारत आईसीसी की रोम संविधि का एक पक्षकार है। तीसरा कथन क्या कहता है कि मलेशिया रोम संविधि में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो इसमें जो रोम संविधि है, रोम संविधि एक संविधि हुआ था 1998 में, ये सही कथन है पहला, और 2002 में लागू हुआ था, जिसके तहत जो है एक आईसीसी का गठन किया गया। ठीक है, और उस गठन के पश्चात जो है उनको क्षेत्राधिकार प्रदान किया कि आप किन किन मामलों में दखल दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है कि जैसे कि मानव नरसंहार होता है, दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें नरसंहार किया जाता है। ठीक है, वो आम पब्लिक को उसमें जैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्षेत्राधिकार से संबंधित जो है आईसीसी को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि आईसीसी की रोम संविधि का एक पक्षकार है भारत। ठीक है, तो भारत एक पक्षकार नहीं है आईसीसी का। ठीक है, भारत इसमें पक्षकार होने की कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की है, यहाँ तक कि अमेरिका, चीन भी नहीं करता है। ठीक है, मलेशिया रोम संविधि में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश है, तो ये गलत है। नवीनतम सदस्य देश की यदि बात करें तो अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रही है उसमें यूक्रेन की संसद ने जो है अनुमति दे दी है आईसीसी में शामिल होने की। ठीक है, तो तीसरा कथन भी गलत हो जाता है, केवल एक कथन सही है, उत्तर हमारा बी हो जाएगा। जरा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं जो इन्होंने किया है कि रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की संस्थापक संधि है। ठीक है, जिसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था और 2002 में इसको लागू कर दिया गया था। आईसीसी को 4 मुख्य अपराधों के संबंध में जो है क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। क्या क्या, तो एक तो नरसंहार, एक तो है मानवता के विरुद्ध अपराध। अब देखिए, मानवता के विरुद्ध अपराध क्या होता है, जैसे कोई मास लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, या कोई ऐसा है रेसिडेंशियल एरिया है, उस क्षेत्र में क्या करेगा, आवासीय परिसर में कोई बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो वो मानवता के विरुद्ध अपराध है। ठीक है ना। युद्ध अपराध होता है कि अब कोई सैनिक सरेंडर कर दिया और उसको फिर भी आप मार रहे हैं, या उसको ऐसी तरीके से मार रहे हैं कि वो जो है बहुत ही क्रूर हो, कायरतापूर्ण हो। ठीक है, जैसे आंखें निकाल लेना युद्धबंदी को, इस तरह का, तो उसको युद्ध अपराध कहा जाता है। ठीक है, और आक्रामकता का अपराध, ठीक है, जैसे कि परमाणु बम से हमला कर देता, बहुत आक्रामक रूप अपना लेना किसी भी चीज़ का। तो इन 4 क्षेत्रों में जो है क्या देती है, क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। भारत जो है रोम संविधि का पक्षकार नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस जैसे देश भी भारत का और इस संधि पर जो है हस्ताक्षर या इसकी पुष्टि नहीं किया है। ठीक है, यूक्रेन की संसद ने जो है रोम संविधि को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, जिसके लिए मतदान के तहत मतदान किया गया था कि संसद के अंदर में कि कौन कौन इसके पक्ष में है, कौन कौन पक्ष में नहीं है, तो पक्ष में था और मतदान कर दिया गया उसके पक्ष में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संविधि न्यायालय में शामिल होने की अनुमति उसको मिल गया है। तो तीसरा कथन क्या हो जाता है, तीसरा कथन में दिया था कौन सा, मलेशिया, तो मलेशिया गलत हो जाएगा। भारत, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है, प्रश्न पूछने का कारण यही है। ठीक है ना, यूक्रेन की संसद, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तीसरे प्रश्न पे चलते। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एसबीआई बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक को जो है वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य जो है
के रूप में मान्यता मिल गई है, ठीक है। और ये पहला बैंक भी बन गया है इस क्षेत्र में। तो इस विकास को एसबीआई को IIBX प्लेटफॉर्म पर बुलियन लेन देन का व्यापार और निपटान करने में मदद मिलेगी, ठीक है, जिससे वैश्विक बुलियन बाजार में भारत की स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी, ठीक है। अब IIBX क्या होता है, बुलियन एक्सचेंज क्या है, देखिए तो वर्ष 2022 में जो है वह गांधीनगर में यानी कि गुजरात में जो है गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है और उसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC की स्थापना की गई है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि IFSC के स्थापना से, तो जितना भी विनियमन होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण जो IFCA है, अथॉरिटी ऑफ है, उसके तहत जो विनियमन होता है उसको कौन विनियमन करेगा, तो IIBX करता है। और IIBX अब किसको मिल गया है, तो SBI को मिल गया है। तो SBI जो है अपने IIBX प्लेटफॉर्म पर बुलियन लेन देन में करेगा, ठीक है। इससे क्या फर्क, अब जैसे देखिए कि पहले RBI था, अब जैसे डॉलर को, रुपया को या फिर यूरो को, इस सब को एक्सचेंज करने के लिए कहाँ आना पड़ता था, RBI आना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि SBI में हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सचेंज को भारत के शीर्ष बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX भी इसमें शामिल है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो लूपेक्स मिशन है के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। कह रहा है इसरो और नासा के बीच एक सहयोगात्मक चंद्र मिशन है, तो ये गलत है, ठीक है। इसरो और नासा के बीच में ये मिशन नहीं है, ये मिशन है इसरो एंड जाक्सा के बीच में, ठीक है। इसरो और जाक्सा के बीच में ये क्या है, ये मिशन है, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर जल और अन्य संसाधनों की खोज करना है, तो ये कथन क्या है, सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर उसका हो जाएगा बी, केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है लूपेक्स, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच एक क्या है, संयुक्त पहल है, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। लूपेक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करना है, रिसर्च करना है वहाँ पे जा करके, और जल और जितने भी मूल्यवान संसाधन है उसको क्या करना है, खोज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि चंद्र सतह में जो विशेषज्ञता हासिल करने में भारत को और जापान को मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नेग्लेरिया फॉलेरी एक क्या है, ठीक है। तो देखिए नेग्लेरिया फॉलेरी एक अमीबा है, ठीक है। और ये ऐसा अमीबा है जो इंसानों के नाक के थ्रू जो है वह दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में घुस जाता है और ब्रेन को खाने लगता है, उसमें जो है उसको खा जाता है। तो इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो एक अमीबा जो घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। देख रहे हैं ये जाता है और इसको ब्रेन को क्या करता है, खाने लगता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है जो झीलों, नदियों, गर्म झरनों और गर्म मीठे जल के वातावरण में पनपता है ये, और इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, क्योंकि यदि यह नाक के माध्यम से शरीर में यदि प्रवेश कर जाता है तो यह प्राथमिक अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस, ठीक है, पाम जो है नामक एक दुर्लभ लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन सकता है, ठीक है। तो जो संक्रमण है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस, ठीक है। क्या क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसमें फीवर आने लगता है, बैलेंस यानी कि इंसान अपना संतुलन खोने लगता है, सेंसिटिविटी जो है वह हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नोसिया एंड वोमिटिंग होता है। इसके बाद सडन जो है वो क्या होगा, और सेवियर जो है हेडेक आने लगेगा, सिर दर्द। चेंज इन द सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, ठीक है, स्वाद और गंध जो है वह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये इसके लक्षण है, ठीक है। नाक के थ्रू क्या जाता है, ब्रेन में घुस जाता है। ये क्या नाम है इस अमीबा का, तो नेग्लेरिया फॉलेरी। चलिए छठा प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टैटिक पोर्शन पे हम लोग आगे हैं।
तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष के संबंध में हमको विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के अध्यक्ष ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्यभार संभाला। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है इसमें? तो केवल इसमें एक कथन सही है। अब देखिए, इसमें पहला कथन ही कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है। क्यों? राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता है। तो उत्तरदायी कौन होता है? वो होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष होता है ना, वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो संविधान का अंतिम प्रारूप देता है, जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष होगा वही अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहला जो राष्ट्रपति है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है तीसरा में कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्यभार संभाला। ये गलत कथन है। प्रथम जो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो वो सी राजगोपालाचारी थे, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या हो जाते हैं? तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो केवल दो सही है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जरा व्याख्या। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1946 में इस पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, उन्होंने विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने तथा बहसों को सुचारू संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वह संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, यह जो है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। संविधान को अपनाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये कथन क्या है? सही है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ठीक है, उसके पश्चात जो बने हैं वह राजगोपालाचारी ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल होगा वह माउंटबेटन होगा। ठीक है, सातवां कथन कह रहा है कि जिसमें दो कथन कारण वाला है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय ढांचे का आधार था। ठीक है, तो भारत का जो संघीय ढांचा का आधार था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, कारण कह रहा है कि यह प्रांतीय स्वच्छता लाने वाला पहला कानून था। ठीक है, कह रहा है प्रांतीय स्वच्छता लाने वाला पहला कानून था। इससे पहले कह रहा है प्रांतीय स्वच्छता नहीं आया था। तो ये कथन क्या है? सही है। पहला कथन तो सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह भारत के संघीय ढांचे का आधार था। और दूसरा कथन कह रहा है, कारण कह रहा है कि प्रांतीय स्वच्छता लाने वाला यह पहला कानून था। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। जो पहला है उसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 1935 को अक्सर भारत के संघीय ढांचे का क्या करता है? आधार माना जाता है। इसमें प्रांतीय स्वच्छता की शुरुआत की गई थी। इसका मतलब क्या होगा? प्रांत जो है कुछ विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें सरकार की संघीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके बाद भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, यह कथन सही है और कारण सटीक रूप से बताता है इस अधिनियम को संघवाद का आधार क्यों माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए उसका उत्तर हो जाएगा। आठवें प्रश्न पे आते हैं। आठवां कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना के समय से ही यह पूर्णतः संप्रभु सभा थी। ठीक है, कह रहा संविधान सभा जो है स्थापना के समय से ही क्या थे? पूर्णतः संप्रभु सभा थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। तीसरा कथन कह रहा है कि 1952 में के चुनाव तक यह एक अंतरिम विधायिका के रूप में कार्य करता रहा। तो तीसरा कथन तो सही है कि 1952 के जो चुनाव हुआ तब तक जो है वह अंतरिम विधायिका यानी कि अंतरिम सांसद के रूप में वह कार्य करता रहा था। ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि थे ही, लेकिन क्या थे? जो चुन के आए थे, स्वतंत्र क्षेत्र थे, उसके भी प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। सही हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं, सही हो जाएगा।
एक और सदस्य थे जो स्वतंत्र थे, जो चुन के आए हुए थे। तो कह रहा है कि अपनी स्थापना के समय से ही यह पूर्णतः क्या थे, स्वतंत्र और संप्रभु सभा थी। तो ये कथन क्या है, गलत है। स्थापना के समय पर यह पूर्णतः संप्रभु सभा नहीं थी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 क्या है, सही है। जरा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा जो है वह आंशिक रूप से संप्रभु थी, लेकिन उसका अपना अधिकार वर्ष जो है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से प्राप्त हो गया था। ठीक है, संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हुए थे। यह एक संप्रभु निकाय नहीं था, क्योंकि इसे ब्रिटिश आदेश के प्रस्तावों के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए स्थापना के समय से संप्रभु नहीं था। इसमें सदस्य कौन कौन थे, तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि एक प्रतिनिधि निकाय था। ठीक है, लेकिन 2047 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात पूरी तरह से यह संप्रभु निकाय बन गया था। ठीक है, जिसने स्वतंत्र भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और 1952 के आम चुनाव तक यह क्या था, अंतरिम विधायिका के रूप में कार्य करता रहा था। ठीक है, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए 90वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1773 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें कह रहा है कि कौन जो है वह किस तरह से आया था, उसको सही कालानुक्रम में क्रम क्या है। ठीक ना, चलिए क्रम देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ये तो पहला होगा ही। ठीक है, ये तो 1 नंबर पे होगा ही, 1773 का है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार है और मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम है, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 का है, ये 4 नंबर पे होगा ही। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1919 में। ठीक है, ठीक है, ये गलत है, माफ कीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वह 1909 में आया था। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पर मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार, तो ये आता है 1919 में, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और 4 नंबर ये। तो 1 2 3 4 ये ऑर्डर में ही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा व्याख्या कि इसका। तो देखिए, भारतीय जो संवैधानिक विकास का काला क्रम है, वह संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। किस प्रकार, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो इसमें दिया ही है, ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषदों के विस्तार सहित कुछ मामूली सुधार जो है वह प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें जो है वह ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार हुआ था, जिसे जो है लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मार्ले कौन थे, तो भारत सचिव थे, और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या किया गया था, तो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों का विस्तार कर दिया गया था। भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि जो है वह 65 से 75% तक सदस्यों का कर दिया गया था, भारतीय प्रतिनिधि इसमें लेंगे। मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो गई थी। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में दोहरी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो प्रांतों में यदि दोहरी शासन की शुरुआत होती है वो होती है 1919 में। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वह प्रांतीय स्वायत्ता और संघीय शासन की नींव रखी गई थी, यानी कि संघीय विचारधारा की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर है। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इसने कभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की, माफ कीजिएगा, कह रहा है इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसने संविधान की प्रस्तावना के लिए रूपरेखा प्रदान की। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान की प्रस्तावना के लिए रूपरेखा प्रदान की, ये तो कथन सही है, आज भी वो मौजूद है। और इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की। ठीक है, तो ये कथन
सही नहीं होगा। तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है, तो केवल बी इसका उत्तर हो जाएगा। जरा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भारतीय संविधान के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांतों का रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, इसमें भारतीय जनता की संप्रभुता, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य की स्थापना तथा सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया गया था। लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं था, ठीक है ना। यद्यपि उसने प्रस्तावना उद्देशिका के आधार के रूप में काम किया, लेकिन नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए। ठीक है, अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है वह भाग 3 में वर्णित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत होता है, और दूसरा कथन सही है। 11वें प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें भारतीय संविधान नम्य है, क्योंकि यह संसद को साधारण बहुमत के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये गलत है। संसद के किसी भी भाग में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, केवल वो भाग, ठीक है, कुछ ही भागों में जो है संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए नम्य नहीं है। नम्य इसलिए है क्योंकि उसमें संशोधन किया जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल संसद में विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। तो ये कथन क्या है, सही है। वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार ली गई है। तो ये भी क्या है, गलत है, पूर्ण रूप से नहीं ली गई है। ठीक है, तो केवल 2 जो है सही है कथन, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, व्याख्या देखते हैं। तो कह रहा भारतीय संविधान नम्य और कठोरता का मिश्रण है, जबकि कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। जैसे अनुसूचियों में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। ठीक है, और यह सभी भागों पर लागू नहीं होता है। अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए, जैसे कि संघीय ढांचे में संशोधन करना हो या फिर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उसके लिए। ठीक है, साथ ही कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी आवश्यक होती है। ठीक है, क्योंकि यदि 368 में ये वर्णित है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दूसरा कथन सही हो जाता है। जबकि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 ने जो है वो भारतीय शासन को प्रभावित किया है, लेकिन संशोधन प्रक्रिया जो है विभिन्न अन्य स्रोतों से लिया गया, जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, न कि विशेष रूप से उसी अधिनियम से लिया गया है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही। 12वें प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कार्य निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई है। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संसदीय प्रणाली। तो मूल अधिकार तो ली ही गई है। ठीक है, और कौन सी ली गई है, संसदीय प्रणाली वहां से नहीं ली। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। 3 तो गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से ली गई है, तो ये भी अमेरिका से ली गई है। तो ये 2 कथन जो है क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के कई प्रावधान अन्य देशों से उधार लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में जो दिया गया है वो, और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह क्या ली गई, अमेरिकी संविधान से प्रेरित थी। ठीक है, संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से उधार ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में अपनी विविध आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप देशों की विभिन्न विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि देश और विचार कहाँ से कौन सी ली गई है। कनाडा से क्या ली गई है, तो निदेशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ठीक है, कौन सी इसमें कनाडा से निदेशक सिद्धांत लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से कह रहा है समवर्ती सूची लिया गया है, ये सही हो जाएगा। और जर्मनी से कह रहा है कि आपातकाल के दौरान जो है मूलाधिकार का निलंबन वो लिया गया। ठीक है, तो ये पहला तो गलत है। कनाडा से डीपीएसपी नहीं लिया गया, कनाडा से संघीय प्रारूप लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समर्थित सूची लिया गया, ये सही है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया, ये भी सही है। तो 2 कथन सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। अब जरा हम लोग एक बार लंबी सूची देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सी ली गई है, ठीक है। देखिए 1935 से लिया गया है, संघीय तंत्र लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है, आपातकालीन उपबंध लिया गया है और प्रशासनिक विवरण लिया गया है। कहाँ से? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है। इसके बाद जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये ली गई है, ये कॉन्सेप्ट ली गई है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है। जो कोई चैलेंज करते हैं किसी भी संविधान संशोधन के या कानून का जो संविधान के अनुकूल है कि नहीं है, तो उसके लिए जो न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है उसको, तो वो लिया गया है कहाँ से? यूएसए से लिया गया, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी लिया गया है यूएसए से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी लिया गया है कहाँ से? तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो केंद्र जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। जो इतने भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होगा, वो लिया गया है कनाडा से। केंद्र द्वारा जो है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र जो है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, वो भी लिया गया है कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी न्याय का भी परामर्शी सहयोग भी देगा। जैसे राष्ट्रपति को कोई सहयोग चाहिए तो उसको हक है, अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकें, ठीक है, परामर्श ले सके। तो ये भी अधिकार कहाँ से आया है? कनाडा से आया है, ठीक है। जर्मनी का जो वाइमर सिद्धांत था, संविधान था, उससे लिया गया है कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या है? तो जैसे जो गणतंत्रात्मकता है, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी है, वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है वो भी लिया गया है कहाँ से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया है, विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, वो लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, वो लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता लिया गया है कि केवल भारत का नागरिक होगा, वो किसी स्टेट का नहीं होगा। मंत्रिमंडल प्रणाली वो लिया गया है, ठीक है। और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद कि 2 सदन होगा, वो भी लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची, कंकरेंट लिस्ट, ये लिया गया है, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है लोगों की, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है किसी भी मसले पर, मान लीजिए यदि राय एक जैसा नहीं बन पाता है या नहीं हो पाता है तो संयुक्त बैठक बुला सकती है। तो उसका जो प्रक्रिया है वो लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत संघ जो पूर्ववर्ती था वो यानी कि रूस से, तो मूल कर्तव्य, नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है वो लिया गया है कहाँ से? सोवियत संघ से। और प्रस्तावना में जो न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी कहाँ से ली गई? सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है। मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन करके, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, उससे क्या क्या लिया गया है? तो उससे लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कि किस किस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन होगा, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो लिया गया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड से लिया है सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, कि सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा राज्यसभा में, वो लिया गया है किससे? तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।
और जापान के संविधान से क्या लिया है कि विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये क्या से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, तो ये था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ ली गई है, तो उसकी हमने व्याख्या कर दी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जब प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो ये था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है, आपातकाल के ही दौरान जो है वो पेश किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा देने की सरकार की मांगना को क्या करती है, ये दर्शाती है। ठीक है, संशोधन जो है वह कार्यपालिका की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए परिवर्तनों का हिस्सा था। हालांकि प्रस्तावना संविधान के मूल तत्व के एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन बनी हुई है अभी। ठीक है, 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, तो ये कथन क्या है, अभी सही है, क्योंकि जो अंतिम निर्णय आया था कौन सा, केशवानंद भारती, उसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का हिस्सा नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती मामले जो 1973 में हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, मूल ढांचे में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, जबकि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। किसी भी संशोधन को संविधान के मूल सिद्धांतों का सम्मान करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2023 के यूपीएससी में। ठीक है, 2023 में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा इसका 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, उसको संसद को नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं को बदलने या मौजूदा राज्यों के नाम बदलने के अधिकार देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में संसद में विधेयक पेश करना शामिल है। अक्सर संबंधित राज्य विधानसभाओं से विचार करने के बाद जो है उनकी सहमति अनिवार्य ये प्रस्ताव लाती है, परंतु जो है राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वह भारतीय संघीय ढांचे के लचीलेपन को क्या करता है, दर्शाता है। राजनीतिक या प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्रीय समायोजन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों सहित इसकी क्षेत्रीय संरचना को रेखांकित करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या कहती है कि भारत जो है वह एक संघ होगा। ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा, उसको परिभाषित करता है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सहित इसकी क्षेत्रीय संरचना को भी क्या करते हैं, रेखांकित करता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, किसको, तो भारत के संसद को यह अधिकार देता है कि आप क्या कर सके, नए राज्यों को शामिल कीजिए या फिर नए राज्य को स्थापित कीजिए, उसका अधिकार जो है वह संसद को देता है। ठीक है, जैसे इसी जो है अनुच्छेद का उपयोग करके क्या किया गया था, तो सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था भारत क्षेत्र में। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो नए राज्यों में प्रवेश या गठन के या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अनुच्छेद 4 होता है, 67-68 के तहत जो है वह संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि 2 और 3 के आधार पर यदि नए राज्य को स्थापित किए जाते हैं तो वह संविधान में संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए अनुच्छेद 4 है। इस प्रकार जो अनुच्छेद 3 संघ की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही राज्य की सीमाओं को पुनर्गठित करने में लचीलापन भी प्रदान करता है। ठीक है, तो नए राज्य को निर्माण हो, सीमा को बदलना हो या मौजूदा राज्यों के नाम बदलना हो, इसको संबंधित अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 से मिलती है। ठीक है,
17 में कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटी के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं होती है। तो ये तो गलत है, जैसा कि आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में नहीं है विधानसभा, ठीक है, पुडुचेरी में है और दिल्ली में है, बाकी जगह विधानसभा नहीं है। संसद संविधान संशोधन की आवश्यकता के बिना केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण या संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, कर सकती है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसके सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि अनुच्छेद जो है कौन सा 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है और अनुच्छेद 2, ठीक है। अभी यहाँ हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार देता है और इसको क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो कानून बनाए जाते हैं नए राज्यों को शामिल करने के लिए, उसको संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन के बिना भी क्या किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है। तो 1 और 3 इसके सही उत्तर है। ठीक है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में सीधे केंद्र सरकार द्वारा जो वह शासित करती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने प्रशासन देखरेख के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल को नियुक्ति करता है, जबकि राज्यों में अधिक स्वायत्ता वाली अपनी निर्वाचित सरकारें होती हैं। ठीक है। तो राज्य में जो है वो अपना सरकार होता है, लेकिन जो यूटी होता है उसमें राज्यपाल के उपराज्यपाल का नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है। जम्मू, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी अपवाद है। हाँ, इन 3 जगह है जहां अपनी निर्वाचित विधानसभाएं हैं तथा शासन की सीमित शक्तियां भी हैं। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि अभी क्या है, अंडमान और निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप, यहाँ विधानसभाएं नहीं है। ठीक है। स्थानीय विधानमंडलों को बिना सीधे केंद्र सरकार द्वारा जो है वह, ठीक है, स्थानीय विधानमंडलों के बिना जो है सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं। ये क्या है, गलत है। ठीक है। तो संसद को किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने, उनकी सीमाओं को बदलने या उनके नाम बदलने का अधिकार है। और ये परिवर्तन जो है वह साधारण कानून के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। चलिए, 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि इसने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है। तो प्रांतों में कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की 1919 का अधिनियम। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्र में जो है वह द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। और तीसरा कह रहा है कि इसने ब्रिटिश भारत के लिए संघीय ढांचे की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों और केंद्र के लिए अलग अलग विषय थे। ठीक है। तो संघीय ढांचे की शुरुआत कह रहा है किसने की, 1919 का अधिनियम क्या, तो ये कथन तो गलत है। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम करता है। ठीक है। संघीय ढांचे की शुरुआत, तो तीसरा कथन गलत हो जाता है। क्या इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया, तो ये कथन क्या है, सही है। और पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करती है, तो ये भी सही है। ठीक है। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 क्या है, गलत है। तो ये दोनों तो वैसे ही छंट जाता है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग 19 नंबर पे। ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की थी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में इसको जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है।
और इसमें जो है दो तरह के विषय बनाए थे, एक तो हस्तांतरीय विषय बनाया गया था और एक आरक्षित विषय बनाया गया था। ठीक है, जो निर्वाचित मंत्रियों द्वारा भारतीय सदस्यों द्वारा हस्तांतरित विषय और आरक्षित था राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, विभाजित किया गया था। तो इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के रूप में शुरुआत की गई थी, जिसमें राज्य परिषद और विधानसभा शामिल था। ठीक है, यह पहली बार था जब भारत में द्विसदनीय संरचना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1919 ने ब्रिटिश भारत में संघीय ढांचे की स्थापना नहीं की थी, ये 1935 में किया गया था। ठीक है, जिसमें प्रांतों और केंद्र दोनों अलग अलग संघीय प्रणाली प्रदान की गई थी। ठीक है, 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? तो अनुच्छेद 2 देता है। ठीक है, तो संघ में जो है भारतीय संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार अनुच्छेद 2 से आता है। 3 में कौन सा आता है? तो नाम बदलने की आती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को नए राज्यों को शामिल करने का शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग तब किया गया जब सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था। कब? 1975 में। ठीक है, और इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अंतिम प्रश्न है आज का, वो कह रहे भारत संघ के संदर्भ में जो है विचार करना है। तो कह रहे संसद किसी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन कर सकती है। तो ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, सहमति लेगा लेकिन सहमति मानना कोई अनिवार्य नहीं है। संसद को राज्य पुनर्गठन से संबंधित कोई भी विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो ये कथन क्या है? सही है। तो दोनों ही कथन इसमें, ठीक है, दोनों ही कथन क्या है? सही है। लेकिन जो है यह व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये दोनों है, एक तो राज्य का पुनर्गठन है जो संबंधित कोई भी विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति से सिफारिश लेगा और राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यों से सहमति लेगा या चाहेगा तो नहीं भी लेगा। और यदि सहमति लेता है तो उसको मानना ना मानना राष्ट्रपति की बात है। ठीक है, केंद्र उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो दूसरा कथन जो है वो सही तो है पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका कथन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है वह केंद्र का प्रवृत्ति को दर्शाता है कि क्षेत्रीय पुनर्गठन के मामले में संसद को राज्यों से ऊपर जो है वह रखा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जो हम लोगों ने किया है, ठीक है, भारतीय संविधान का विकास। अगले में हम लोग जो है वह और कुछ करेंगे आगे, तो आगे का आप लोग पढ़ के आइएगा दूसरा टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कृपया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।